नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कंडवाल। हमारे YouTube चैनल महासु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम अपनी उत्तराखंड की क्लास में बात करेंगे, उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने कल की वीडियो में उत्तराखंड की स्थिति विस्तार के बारे में जाना था, उत्तराखंड की जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार था उसके बारे में जाना था, उत्तराखंड के जिलों के बारे में जाना था, इसकी उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय लंबाई वगैरह है, जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा बनाता है, उनके बारे में जाना है। आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, कि किस प्रकार हम जो उत्तराखंड राज्य है इसका विभाजन किया गया है, किस आधार पर इसका विभाजन किया गया है। आप सभी को पता होगा जो ये उत्तराखंड राज्य है इसका अधिकांश भाग पर्वतीय है। आपको ये पता भी होगा कि उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, इसका 86.07% भाग पर्वतीय है। और अगर मैदानी भाग की बात करते हैं तो उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का 13.93% भाग मैदानी है। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि कल हमने जो उत्तराखंड के क्षेत्रफल के बारे में बात करी थी कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। आप लोगों ने भी यही पढ़ा होगा, मैंने भी इससे पहले यही पढ़ा था कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। परंतु आप इसे एक बार घर में हल करके देखना कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसका जो 1.69% निकल के आता है वो हमारे उत्तराखंड के क्षेत्रफल जो कि 53,483 वर्ग किलोमीटर है वो नहीं आता। इसको सॉल्व करने पर हमें उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल मिलता है वो 55,554 किलोमीटर मिलता है। आप लोग घर में खुद से इसे चेक करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम अभी बात कर रहे हैं उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन की। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का अधिकांश भाग पर्वतीय है। इसका जो धरातलीय विस्तार है, इसके जो स्थल शैल क्रम है, इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं पे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कहीं थोड़ा छोटी पहाड़ियाँ हैं, कहीं थोड़ा बहुत मैदानी हिस्सा भी आता है। इसी आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक या भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे कि आप सभी इस बोर्ड में देख सकते हैं कि मैंने जो 8 भाग है उन सभी को इसमें दर्शा रखा है। तो शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से भाग हैं जिनको उत्तराखंड के 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो अगर हम दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण से शुरू करते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं गंगा का मैदान आता है। जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो गंगा का मैदान से शुरू होता है। अगर हम गंगा के मैदान के ऊपर उत्तर की ओर चलते हैं तो यहाँ तराई क्षेत्र मिलता है। इसके ऊपर उत्तर की ओर चलते जाएं तो हमें भाबर क्षेत्र मिलता है। इसके और ऊपर उत्तर में चलेंगे तो हमें शिवालिक क्षेत्र मिलता है। ऐसे उत्तर में चलते चलते हमें दून या द्वार क्षेत्र, उसके ऊपर उत्तर में लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, उससे और उत्तर में बृहद हिमालय या महान हिमालय क्षेत्र मिलता है, और जो अंतिम भाग है वो हमारा ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहलाता है। ये तो 8 भागों में, ये जो 8 भाग हैं मैंने इनके नाम आपको बताएं कि पहला गंगा का मैदान, दूसरा तराई क्षेत्र, तीसरा भाबर क्षेत्र, चौथा शिवालिक क्षेत्र, पांचवां दून या द्वार क्षेत्र, छठा लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, सातवां बृहद हिमालय या महान हिमालय क्षेत्र, और अंतिम और 8वां ट्रांस हिमालय क्षेत्र। सबसे पहले मैं आपको
इनका जो विस्तार है वो उत्तराखंड के किन किन जिलों में है, इस बारे में बताऊंगा। तो अगर हम बात करते हैं गंगा के मैदान की, गंगा का मैदान, इसका मतलब है कि जो हमारी गंगा नदी है वो कहाँ से मैदान में प्रवेश करती है, मतलब किस स्थान से वो मैदान में बहती है। तो जो इसका क्षेत्र है वो हरिद्वार क्षेत्र, हरिद्वार का जो अधिकांश जो दक्षिणी क्षेत्र है जैसे रुड़की, लक्सर, ये सब गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करते हैं तराई क्षेत्र की, तो तराई क्षेत्र हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में इसका विस्तार है। इसके ऊपर अगर हम भाबर क्षेत्र की बात करते हैं तो भाबर क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के 6 जिलों में भाबर क्षेत्र का विस्तार है। आपके देहरादून में, हरिद्वार में, पौड़ी में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में और चंपावत में, इन 6 जिलों में जो भाबर क्षेत्र का विस्तार है वो उत्तराखंड के 5 जनपदों में स्थित है। पहला देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उधम सिंह नगर, चौथा नैनीताल और 5वां चंपावत। ये इन 5 क्षेत्रों में भाबर क्षेत्र का विस्तार है। अगर हम शिवालिक क्षेत्र की बात करते हैं तो शिवालिक क्षेत्र उत्तराखंड के 6 जिलों में विस्तृत है। पहला आपका देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा पौड़ी, चौथा नैनीताल, 5वां अल्मोड़ा और छठा चंपावत। इसके ऊपर हम लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत उत्तराखंड के सर्वाधिक जनपद आते हैं। सर्वाधिक यानी कि इसका विस्तार उत्तराखंड के 9 जिलों में है। उत्तराखंड के 9 जिलों में लघु या मध्य हिमालय जो क्षेत्र है इसका विस्तार 9 जिलों में है। वो कौन कौन से हैं? पहला देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। इन 9 जिलों में लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार है। अगर हम बात करते हैं बृहद या महान हिमालय क्षेत्र की तो इसके अंतर्गत उत्तराखंड के 6 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं वो? उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। अब अगर हम अंतिम भाग जो हमारा ट्रांस हिमालय क्षेत्र है इसकी बात करते हैं तो इसके अंतर्गत उत्तराखंड के केवल 3 जिले आते हैं। पहला उत्तरकाशी, दूसरा चमोली और तीसरा पिथौरागढ़। अगर हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका कुछ भाग तिब्बत क्षेत्र में भी आता है। इसका उत्तराखंड के 3 जिलों में तो आता ही है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। इसके साथ साथ तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में भी इसका हिस्सा आता है। ये तो मैंने आपको इन भागों जो ये भाग है मतलब ये कितने जिलों में विस्तृत हैं इस बारे में आपको बताया। अगर अब हम इनकी विशेषता है इनके बारे में अब हम इनके बारे में जानेंगे। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड का जो ये पहला भाग है गंगा का मैदान। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं आपको मैंने आपको इन
8 भागों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में बताया तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो आज मैं आपको केवल उत्तराखंड के जो 4 भाग हैं भौगोलिक क्षेत्रों में जिनको बांटा गया है, उन 4 भागों के बारे में बताऊंगा। बाकी के जो 4 भाग होंगे उनको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो शुरू करते हैं गंगा का मैदान से। गंगा का मैदान दक्षिणी हरिद्वार के अधिकांश भाग जो है वो गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। अगर हम इस गंगा के मैदान के जो निर्माण की बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो गंगा नदी द्वारा अपने साथ लाए गए महीन बारीक कंकड़ पत्थरों, बालू आदि अवसादों से इस गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहली आपकी खादर मिट्टी और दूसरी बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी को हम नई मिट्टी भी कहते हैं और जो बांगर मिट्टी होती है वो पुरानी मिट्टी। खादर का मतलब आपने ये सब नोट कर लिया होगा। खादर मिट्टी का मतलब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ये जो नॉर्मली इसका बहाव, इसका जो क्षेत्र है, बहने का क्षेत्र है वो ये है। अगर इसमें जब बाढ़ आती है तो इसका क्षेत्र इतने से बढ़कर इतना हो जाता है। इसका जो क्षेत्र है, इसका जो बहने का जो एरिया है, जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। तो जब ये क्षेत्र बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो नदी बह रही है वो अपने साथ नई मिट्टी, नए जो बारीक महीन कंकड़ पत्थर आदि अवसादों को लेकर आएगी। तो यहाँ पे तो क्या होगा, नई मिट्टी बहकर आएगी। परंतु इसके अलावा जो इसके आगे, इसके किनारे के जो और क्षेत्र हैं, यहाँ तक ये बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। तो जो यहाँ की मिट्टी होती है वो पुरानी रह जाती है। मेरा बोलने का अर्थ है कि जहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचता है वहाँ पे खादर मिट्टी का निर्माण होता है, और जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता वहाँ बांगर मिट्टी रहती है। अगला जो गंगा का मैदान है, इसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है। गंगा के मैदान की जो, इस क्षेत्र की जो उपजाऊ क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो गेहूँ, धान और गन्ना है। गंगा के मैदान के बारे में मैंने बताया कि जो गंगा का मैदान है इसका निर्माण गंगा नदी द्वारा अपने साथ लाए गए बारीक महीन कंकड़ पत्थर, रेत, बालू आदि अवसादों के कारण इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, खादर और बांगर। खादर मिट्टी नई मिट्टी को कहा जाता है और बांगर मिट्टी पुरानी मिट्टी को कहा जाता है। इस क्षेत्र की जो उपजाऊ क्षमता है वो काफ़ी अधिक है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख फसलें हैं वो गेहूँ, धान और गन्ना है। अब अगर हम बात करते हैं तराई क्षेत्र की, तो तराई क्षेत्र का
निर्माण भी गंगा के मैदान की भांति बारीक महीन अवसादों के कारण हुआ है। इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो 20 से 30 किलोमीटर है। जो तराई क्षेत्र है इसकी जो चौड़ाई है वो 20 से 30 किलोमीटर है। जो तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है, जो भूमि है, वो क्या है? दलदली है। तराई क्षेत्र की मिट्टी या जो भूमि है वो दलदली है। यहाँ इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुओं का मतलब है कि जैसे गंगा के मैदान में जो नदियों का प्रवाह होता है वो भूमि के ऊपर होता है, जमीन से ऊपर होता है, जबकि जो तराई क्षेत्र है इसमें जो नदियों का प्रवाह होता है वो भूमि के अंदर से होता है। एक और बात, जो तराई क्षेत्र है ये भी गंगा के मैदान की भांति उपजाऊ है। इसकी जो भूमि है वो गंगा के मैदान की भांति उपजाऊ है। अब अगर हम बात करते हैं भाबर क्षेत्र की, तो भाबर क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तर में स्थित है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 12 किलोमीटर तक है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 12 किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्र है, इसका जो विस्तृत क्षेत्र है वो पूर्व में चंपावत से लेके पश्चिम में देहरादून तक है। इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वो शिवालिक क्षेत्र से, शिवालिक हिमालय से जो छोटी बड़ी नदियां आती हैं उनके प्रभाव में जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर बालू उनसे इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। भाबर क्षेत्र की जो भूमि होती है वो अनउपजाऊ होती है। यहाँ पे यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो यहाँ पे मतलब जंगली वनस्पतियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शिवालिक क्षेत्र की। शिवालिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शिवालिक क्षेत्र है ये भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में स्थित है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 20 किलोमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 700 से 1200 या कहीं कहीं पे 1500 मीटर भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम इस क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो जो शिवालिक क्षेत्र है इसको वाह्य हिमालय, इसको वाह्य हिमालय या हिमालय का पाद के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के पाद नहीं, हिमालय का पाद का मतलब होता है पैर, तो हिमालय के पाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस क्षेत्र में जो उत्तराखंड के इस शिवालिक क्षेत्र में सर्वाधिक जीवाश्म पाया जाता है। आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ इन चीज़ों को भी नोट करते रहें। मैंने आपको बताया कि जो शिवालिक क्षेत्र है ये भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित है।
इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 20 किलोमीटर और ऊंचाई इसकी 700 से 1200 या 1500 मीटर तक की ऊंचाई है इसकी। इस शिवालिक क्षेत्र को वायव्य हिमालय या हिमालय के पाद के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में शिवालिक क्षेत्र को मैनाक पर्वत या शिव की भौंक के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जीवाश्म पाया जाता है। इस क्षेत्र जो ये शिवालिक क्षेत्र है, उत्तराखंड की जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह इसी क्षेत्र में होती है, शिवालिक क्षेत्र में। इसकी जो वार्षिक वर्षा होती है वो 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पे इस क्षेत्र में। 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यह क्षेत्र जो ये शिवालिक क्षेत्र है ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है। जो शिवालिक क्षेत्र है वो हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इसका जो निर्माण काल है वो मायोसीन काल से लेके प्लाइस्टोसीन काल तक, प्लाइस्टोसीन काल के मध्य तक इसका निर्माण काल है, जो इसका निर्माण हुआ है। जो ये शिवालिक क्षेत्र है इसका विस्तार उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, और जम्मू कश्मीर तक, जो ये शिवालिक क्षेत्र फैला हुआ है उत्तराखंड में तो फैला हुआ है, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी है और जम्मू कश्मीर में भी है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक जो क्षेत्र है, ये जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं उनको दाफला या मिसमी की पहाड़ियाँ कहा जाता है, मिसमी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू पहाड़ियाँ कहा जाता है। जो शिवालिक क्षेत्र है ये खनिजों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में डोलोमाइट, चूना, जिप्सम आदि खनिज यहाँ पे मिलती हैं इस क्षेत्र में। तो आज हमने उत्तराखंड के जो भौगोलिक विभाजन के बारे में बात करी कि उत्तराखंड को जो भौगोलिक या भौतिक क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इनके बारे में जाना कि वो कौन कौन से हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज मैं आपको इन जो 4 भाग हैं इनके बारे में बताऊंगा, गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र, भावट क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र। बाकी जो ये शेष 4 भाग हैं इनके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।